So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Study Good. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में एक चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज हम अपने इस सेक्शन में एक न्यू चैप्टर का आगाज करने वाले हैं, या आप बोल सकते हैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, which is related with your MBK physics. ठीक है जी। तो वो चैप्टर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले इसमें अगर वर्ड्स देखें आप, तो दो वर्ड्स हैं, एक थर्मो और दूसरा है आपके पास डायनेमिक्स। थर्मो यानी थर्मो से निकला है ऑफकोर्सली। थर्मो का मतलब क्या होता है? हमारे पास हीट, ठीक है जी। और डायनेमिक्स यानी मेंटेन करना उस सिस्टम को। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये आपके पास क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सबसे पहली बात, ये आपके पास एक ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप, इन विच वी, अब हम किससे डील करते हैं? दो चीजों से डील करते हैं हम, याद रखिएगा, विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड द मैकेनिकल एनर्जी इन विच वी डील विद द, अच्छा ना लगे, रिलेशनशिप, याद रखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। नाउ टेल मी, किस तरह से ये डील करेगा? थर्मोडायनेमिक्स यानी कि आप देखें, आपके पास एक सिस्टम मौजूद है, ठीक है जी, कोई भी सिस्टम आपके पास मौजूद है, उसके अंदर अगर आप उसको हीट करते हो, उसके अंदर ऑन द हीट, उसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है, उसके अंदर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप फॉर्म होगा, बेसिकली उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं इनटू द थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या है? दो चीजें, एक तो हीट, दूसरा टेम्परेचर। जब भी हम इस चैप्टर का आगाज करते हैं तो सबसे पहली बात हम दो चीजों को कंपल्सरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को छोड़ दें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हीट को। हीट क्या है आपके पास, उसके बाद टेम्परेचर को रिलेट करेंगे हीट के साथ। हीट क्या है आपके पास? हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है? बाजू का लोग जो है वो इसको एक ही चीज समझते हैं, बट इट इज टोटली डिफरेंट। हाउ? हीट बेसिकली एक थर्मल एनर्जी का अमाउंट है जो कि एक हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जाता है। ये क्या है आपके पास? इट इज अ amount of thermal energy which transfers from hotter region to the colder region। अब आप इसके एग्जांपल से समझें इसे। सपोज यू हैव अ कप ऑफ टी, आपके पास एक गरम कप है टी का, आपने उसको बराबर में रखा, आप कोई काम में मसरूफ थे। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद आपने महसूस किया कि वो जो चाय है अब वो ठंडी हो चुकी है। क्यों हुई ठंडी? उसे तो गर्म रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप उसके चाय के अंदर जो उसकी थर्मल एनर्जी मौजूद थी, उसके अंदर जो उसकी हीट मौजूद थी, वो उस कोल्डर रीजन से, यानी यहाँ पर चाय क्या है आपका? हॉटर रीजन, हॉटर रीजन से एनवायरमेंट यानी कोल्डर रीजन की तरफ वो मूव करके चली जाए। तो ऐसी चीज जो आपकी हॉटर रीजन से थर्मल एनर्जी, सॉरी चीज नहीं, ऐसी एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो कि ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम द हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन इज योर हीट। वो आपके पास क्या है? हीट है। अब टेम्परेचर आपके पास क्या है?
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या है ये आपके पास? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कैलकुलेट करना कितनी हॉट ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना हमारे पास बेसिकली है टेम्परेचर। ठीक है जी। जिस तरह आपको ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगती है, जब आप एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो तो वो काफी हाई होता है, समटाइम्स वो काफी लो होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास टेम्परेचर बताता है कि कितनी हीट मौजूद है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है। और हीट क्या है? ये बेसिकली एक थर्मल एनर्जी है विच ट्रेवल्स फ्रॉम द हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। अगर हम अपने एनवायरमेंट की एग्जांपल ले लें, समर सीजन के अंदर हमारा एनवायरमेंट जो है वो एक हॉटर रीजन होता है और हमारी बॉडी जो है वो एक कोल्डर रीजन है। तो एनवायरमेंट में से हीट हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है। हमारी जो स्किन है वो उसको काफी कोशिश करती है रोकने की, बट जब ये इसकी बर्दाश्त कम हो जाती है तब आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है, जो कि गर्मी की वजह से होती है। अक्सर लोग जो है वो काफी ऐसे लोग भी होते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो अक्सर मेजोरिटी में वो सर्दियों पर ही वो एक सर्दी वाली बॉडी, यानी आप उस पर बोलो कि वो उनके अनबेरेबल है हीट, वो बेयर नहीं कर सकते हीट को। अच्छा, हीट हमने क्या देखा कि हीट सबसे पहली बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। रिमेम्बर दैट हीट का और टेम्परेचर का हमारे पास अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास आ जाता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। क्यों हम हीट को शो करते हैं? हीट को हम किससे शो करते हैं? Q से। यहाँ पर M क्या शो कर रहा है? मास को, और C आपके पास स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है, इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक नया टॉपिक है विच इज अनाउंस्ड बाय योर PMDC। और डेल्टा टी ये क्या शो कर रहा है कि चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर। सो बेसिकली हीट इज इक्वल टू द MC यानी मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट एंड मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। याद रखिएगा हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, हम टेम्परेचर के अंदर आने वाले चेंज की बात कर रहे हैं। सपोज करें पहले आपके पास टेम्परेचर था 25, ठीक है जी। सपोज कर लें आपके पास जो टेम्परेचर था पहले 25, उसमें से चेंज वो गिर के अब वो बन चुका है 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के दरमियान चेंज कितना आया? 15 डिग्री। तो ये बेसिकली हाँ ये आपके पास चेंज, हम यहाँ पर चेंज की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आएगा। तो हियर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, or we can say that formula shows the relationship between the heat and the temperature. तो अब आपको पता होना चाहिए कि हीट का यूनिट क्या है। आपके पास हीट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास यूनिट जो है वो आपका MKS सिस्टम में जॉल है। MKS सिस्टम में आपके पास क्या है? जूल। MKS यानी मास, और सॉरी आपके पास M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम और S यानी सेकंड। MKS सिस्टम में आपके पास क्या है? जॉल। और इसके अलावा CGS सिस्टम के अंदर ये है आपके पास ERG, अर्थ, ठीक है। और थर्मल यूनिट जो है इसके अलावा और यूनिट वो आपके पास आ जाती हैं कैलोरीज। अब आपको पता है जब आपके पास मल्टीपल यूनिट्स मौजूद होते हैं तो आपको उनका रिलेशन भी आना चाहिए। तो आप क्या याद रखेंगे कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू द 4.2 जूल। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो हम डिस्कस करके आए हैं इन द एनर्जी वाले सेक्शन में। इनका हमने रिलेशन भी कंप्लीटली डिस्कस किया था।
अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है लाइव सेक्शन के दौरान कि यहाँ पर मास क्यों आया है। देखें, अगर आप किसी भी बॉडी है उसका हीट फाइंड कर रहे हो, तो द बॉडी मस्ट हैव सम स्पेसिफिक मास, राइट। तो हम उसका हीट जो है उसकी बॉडी के अंदर हम उसके मास के अकॉर्डिंग भी तो फाइंड करेंगे कि हमें उसका मास जो है वो देखना है। और यहाँ पर मास जो है आपके पास वो कांस्टेंट है, ठीक है जी। मास वो बॉडी का चेंज नहीं होगा, और स्पेसिफिक हीट है वो चेंज हो सकती है, और हमारे पास टेम्परेचर है वो बेसिकली हमने लिया ही चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके जी, अब यहाँ तक हमने बात कर ली हीट की। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, एक और टर्म आ जाती है हमारे पास। इक्विलिब्रियम आपको पता है जब दो स्टेट्स जो है वो सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम से। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफ टू बॉडीज आर ऑन कांटेक्ट, अगर दो बॉडीज आपके पास कांटेक्ट में हो और हीट जो है वो फ्लो करे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए सपोज कर लें आपके पास यहाँ पे दो बॉडीज है ए एंड बी, ये दो बॉडीज है ए एंड बी, हीट फ्लो कर रही है। हीट फ्लो कर रही है कहाँ से, ए से लेकर बी की तरफ। हीट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है ए टू बी, यानी पहले हीट ए को अटैक करेगी, फिर वो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगी, ठीक है जी। सबसे पहली बात ये हो गई। सो when both bodies will achieve the zero, remember that when they will achieve the zero heat flow, जब इनका हीट फ्लो जो है वो जीरो तक पहुंच जाएगा, तो ये आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम है। कुछ समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं आपके लिए। सपोज कर लें आपके पास ये बॉडी ए थी, ये था आपके पास बॉडी बी, हीट ट्रांसफर हुई यहाँ से फ्रॉम बॉडी ए देन टू बॉडी बी, ठीक है जी। अब सबसे पहली बात, अब इस केस में आप क्या देख रहे हो, पहले हीट इसको स्ट्राइक कर रही है, तो इसके अंदर जो हीट की तादाद है वो आपके पास इंक्रीजिंग मैनर में है। इसके अंदर अभी हीट जो है वो डिक्रीजिंग मैनर, यानी इसके अंदर हीट अभी थोड़ी सी। अब थोड़ी सी देर के बाद आप देखोगे कि इन दोनों की हीट जो है वो इक्वल हो जाएगी। जब इन दोनों की हीट जो है वो इक्वल हो जाएगा, आपको किस तरह से पता चल जाएगा कि ये दोनों अब जीरो को रीच कर जाएंगे। जब ये जीरो को रीच करेंगे तो बेसिकली ऐसी स्टेट जो फॉर्म होगी आपके पास, हम इसे क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर दो बॉडीज जो है वो ऑलमोस्ट जीरो को उनका टेम्परेचर पहुंच कर जाए, तो ये बॉडीज जो है आर सेड इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप इसका एज अ डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, रिगार्डिंग टू द थर्मल इक्वेशन वी हैव अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज द ज़ीरोथ लॉ। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक लॉ मौजूद है, ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ आपको क्या बताता है, ये लॉ बताता है कि जब दो बॉडीज जो है वो सेपरेटली इक्विलिब्रियम पर हो, यानी वो अपने इक्विलिब्रियम पर मौजूद हो और वो वाली बॉडी जो के पास वो अलग इक्विलिब्रियम पर मौजूद हो, दोनों की दोनों अब सेपरेटली इक्विलिब्रियम पर मौजूद है इक्विलिब्रियम पर। लेकिन जब इनका थर्ड पार्टी इनके पास आएगी, एक थर्ड सिस्टम सी सपोज कर लें इंट्रोड्यूस होगा, तो फिर जो दो पहली वाली बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। किस तरह से, क्या कहना चाह रहा है, दो बॉडीज आपके पास थी सेपरेटली इक्विलिब्रियम पर हैं, अब यहाँ पर इस सिस्टम में एक थर्ड पार्टी सी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसकी कोई पर्टिकुलर अपनी हीट है। अब ये तीन, अब हमारे पास ये तीन सिस्टम हो गए, ठीक है। वी हैव नाउ अचीव 3 सिस्टम, तीनों की अपनी अपनी इक्विलिब्रियम सेपरेटली इक्विलिब्रियम स्टेट पर मौजूद है। तो याद रखिएगा कि पहले दो, चाहे वो ए भी हो या अगर आपके पास बी इस साइड हो सी इस साइड हो, तो ए याद रखिएगा फर्स्ट टू, पहले वाले दो जो हैं वो इक्विलिब्रियम पर होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे एक दूसरे के,
सिर्फ पहले दो, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले दो जो होंगे आपके पास वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे एक दूसरे के। तो आप फ्लो करती है, अगर इसके अंदर ज्यादा भी हुई इस सिस्टम के अंदर तो ये फ्लो करके इस सिस्टम के अंदर जाएगी, यहाँ पर ये डिक्रीज थी करके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये सिस्टम इससे दूर है, इसीलिए यहाँ पर जो पहले दो होंगे वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम सिस्टम पर आ जाएंगे। पहले इन तीनों सिस्टम्स के इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो थी वो चेंज थी, ठीक है। पर हमने जब तीसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर जो पहले दो थे ना उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, ठीक है, और एज अ रिजल्ट उन दोनों का इक्विलिब्रियम जो है वो स्टिफ हो गया और जो है वो चेंज रहा। वो पहले तो कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। तो हमें हमारा छोटा सा एक लॉ विच इज जीरोथ लॉ, ओके। तो इसके बाद हमारे पास सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आप इतनी देर से हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप याद रखिएगा तीन टाइप्स का आपके पास होते हैं। फर्स्ट वन यू हैव द ओपन सिस्टम, थर्ड you have the closed system, thirdly you have the isolated system। इससे मुराद क्या है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि एक सिस्टम जो होगा ना आपके पास वो ओपन होगा, यानी अगर सिस्टम है, सिस्टम किसे बोलते हैं हम, चार दीवारें उनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, सिर्फ 4 दीवारें। अब ये 4 दीवारों को आप कितना नोट कर सकते हो, लाइक ये जो है वो 4 दीवारें आपके पास और वो बंद हो, यानी कि अगर आपके पास ओपन सिस्टम है लाइक वो उसके अंदर आपके पास कंटेनर में होंगी, लेकिन वो एक ओपन कंटेनर होगा, लाइक यू हैव अ ग्लास, ठीक है जी। ये इस तरह से अगर बीकर बना लो तो ये ओपन है, ये एक एग्जांपल है आपके पास कि इसकी ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। इन केस अगर आप इसको क्लोज कर दो, इसके ऊपर आप कोई लिड लगा लो, तो ये आपके पास अब क्या है, ये आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है जी। अब ये एक क्लोज सिस्टम की मिस्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम अगर प्रेशर और वॉल्यूम और इन तीनों चीज़ों को कांस्टेंट कर दें तो फिर ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि जिसके अंदर हम किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल चेंज ना ला सकें और वो हर चीज़ आप बोल सकते हो कि एक आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद हो। सो बेसिक ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव द 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स। आपने बस इन सिस्टम्स को याद रखना है, इन बेसिक डेफिनेशंस के रिलेटेड याद रखना है, तभी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ब्रांच को स्टडी किया, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखा। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर, देन हीट, और इसके जो फॉर्मूलाज हैं इसको आपने एक अच्छा से ध्यान इसी के ऊपर लगाना है, क्योंकि फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।